नमस्कार साथियों। मैं सिद्धू कुमार आपके सामने एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ लर्निंग। सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सीडीपी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग। तो ये अधिगम है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अधिगम क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम जानना शुरू करते हैं। अधिगम का अगर हम डेफिनेशन देखें तो अधिगम की डेफिनेशन है आपकी व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन किस किस तरीके से होता है पहले हम ये जानते हैं। देखिए, व्यवहार में जो अधिगम होता है, जो परिवर्तन होता है, सॉरी, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो किस किस तरीके से होता है। पहला, प्रशिक्षण द्वारा। अनुभव, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो प्रशिक्षण द्वारा होता है, अनुभव द्वारा होता है, प्रैक्टिस द्वारा होता है। ये जो अनुभव होते हैं, ये जितने भी अनुभव होते हैं जो ये परिवर्तन लाते हैं आपके व्यवहार में, ये जो परिवर्तन कहा जाता है उनको कहा जाता है स्थायी परिवर्तन। क्या कहा जाता है? स्थायी परिवर्तन। तो इनको क्या कहते हैं? स्थायी परिवर्तन। यानी ये वो चेंजेस लाने वाले, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले ये वो कारक हैं, ये वो चीजें हैं जो आपकी लर्निंग को स्थायी बनाती हैं और ये स्थायी परिवर्तन होते हैं व्यवहार में। जैसे प्रशिक्षण का मतलब हुआ, आप जो प्रशिक्षण ले रहे हैं बीटीसी का, या जो परीक्षा देंगे बीटीसी के बाद अध्यापक बनने के लिए ले रहे हैं, तो जो आपकी लर्निंग हो रही है वो प्रशिक्षण के द्वारा हो रही है एक अध्यापक के रूप में विकसित करने के लिए। वो कैसी लर्निंग हो रही है? स्थायी लर्निंग। क्योंकि आप 2 वर्षीय पाठ्यक्रम करेंगे, जेवीटी, डीएलएड, बीटीसी, वॉट एवर, जिस नाम से भी आपका पाठ्यक्रम जाना हो, बीएड, तो आप प्रशिक्षण जो लेंगे 2 वर्षीय, यानी जो, सपोज आप ही का एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पर, 2 इयर्स बीटीसी, बीएड या वीएलएड, ये, सॉरी, ये 4 इयर्स प्रोग्राम होता है। तो मैंने कहा जैसे प्रशिक्षण आप लेते हैं तो वो क्या होता है, आपके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन होता है। 2 वर्ष बाद जब आप एक अध्यापक के रूप में विकसित होते हैं तो क्या होता है, आपकी लर्निंग होती है, आपके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार अनुभव द्वारा कैसे? ठीक, एक सपोज करिए, एक बच्चा है, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बच्चा है और वो आपको देखता है, आपको देखते उस पर हाथ लगा देता है तो तुरंत वो जल जाता है, तुरंत हाथ पीछे कर देता है, तो रोने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है, दोबारा जब उसको आग दिखाई देती है, वो अनुभव कर चुका है कि इसको टच करेंगे तो हम जल जाएंगे, तो वो क्या करेगा? उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है, उसके जीवन में एक चेंज आ गया है, उसके व्यवहार में उसने अपने परिवर्तन कर लिया, इस बात की लर्निंग हो गई कि हमें अनुभव हो चुका है, ये स्थायी अनुभव उसका हो चुका है, स्थायी परिवर्तन हो चुका है उसके अंदर कि वो आग को नहीं छुएगा। उसी प्रकार अभ्यास, हम साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरुआत में क्या करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हम साइकिल सीखते हैं। तो हमारी वो लर्निंग कैसी होती है? स्थायी। फिर हम साइकिल फ्री माइंड चलाने लगते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं। पहले बड़ा टेंशन रहती है, अरे कहाँ ब्रेक लगाएं, किधर मुड़ जाए, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहते हैं तो हमारी लर्निंग भी स्थायी होती है, हमारा जो परिवर्तन होता है हमारे अंदर वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है और एक टाइम वो बहुत स्थायी हो जाता है और हम बाइक बहुत अच्छे से चला लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, प्रशिक्षण, अनुभव, अभ्यास के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन। ठीक है, अब आते हैं कुछ और तरीके देखते हैं परिवर्तन के। एक आता है मूल परिवर्तन द्वारा। व्यवहार में परिवर्तन क्या? मूल परिवर्तन द्वारा। परिपक्वता द्वारा। थकान द्वारा। और मादक
द्वारा, यानी मादक पदार्थ के सेवन द्वारा। यहां लिख देता हूं मैं, सेवन द्वारा। तो मैंने क्या बताया, ये भी एक व्यवहार में चेंज लाते हैं आपके मूल प्रवृत्तियों द्वारा, परिपक्वता द्वारा, थकान द्वारा, मादक पदार्थ के सेवन द्वारा। लेकिन ये जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी नहीं माने जाते हैं। वो किस श्रेणी में आते हैं? ये व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं वो कैसे होते हैं आपके? अस्थायी परिवर्तन, टेम्परेरी चेंजिंग इसको बोलते हैं। एक टेम्परेरी चेंज आता है आपके बिहेवियर में। अधिगम स्थायी परिवर्तन को ही माना गया है। किसको माना गया है? स्थायी परिवर्तन जब हमारे जीवन में आता है, हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उसको हम अधिगम कहते हैं, और अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम की श्रेणी में नहीं मानते हैं। इसका मतलब इसके द्वारा व्यवहार में किया गया परिवर्तन अधिगम श्रेणी में नहीं आता है। इसको क्या करेंगे? क्रॉस। ये आपका अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। तो आप हमेशा याद रखें, मूल प्रवृत्तियों द्वारा, परिपक्वता द्वारा, थकान द्वारा, मादक पदार्थ के सेवन द्वारा आए हुए परिवर्तन को हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। और अस्थायी परिवर्तन हमारा लर्निंग में नहीं आता, हमारा सीखना नहीं होता, हमारा अधिगम नहीं होता है। दोस्तों, ये जो सीखना है, अधिगम को आम भाषा में हम क्या कहते हैं? सीखना। हम हमेशा कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। हम जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक नित्य दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारे जो ये सीखना है, जो हमारा अधिगम है, आम भाषा में हम इसे सीखना कहते हैं। सीखना सभी समझते हैं। तो आम भाषा में जो सीखना होता है वो पूरी जिंदगी हमारी चलता है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कभी किसी क्षण सीखते हैं, किसी समय सीखते हैं। इसका कोई ना समय होता है, ना निश्चित कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं हम सीखते रहते हैं। सीखने की गति जरूर डिपेंड करती है, स्पीड जो होती है लर्निंग की वो कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, लेकिन लर्निंग होती रहती है। ये सतत प्रक्रिया है। तो मैंने आपको समझाया कि जो लर्निंग होती है वो क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। लर्निंग को हम साइकोलॉजिकल टर्म में अधिगम कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताएंगे। पहली विशेषता, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद वहां पर लाइट पड़ रही होगी। क्या लिखा मैंने? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है कि मतलब मानसिक प्रक्रिया का मतलब है इंसान की जो लर्निंग होती है उसमें ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लर्निंग के दौरान इंसान तर्क, चिंतन और समस्या समाधान, वर्गीकरण, तुलना, ये सब चीजें करता ही रहता है। तो क्या हुआ? ये एक मानसिक प्रक्रिया है। सेकंड है आपका अधिगम खोज करना है। क्या है? अधिगम खोज करना है। अधिगम खोज करना है। अधिगम क्या है? अधिगम खोज करना है। खोज करना मतलब इन द सेंस, लर्निंग जब आपकी होती है तो कुछ ना कुछ आपको नए अनुभव मिलते हैं। कुछ ना कुछ जब भी हम अनुभव करते हैं, जब भी हम अधिगम करते हैं या लर्निंग करते हैं, तो हमेशा किसी न किसी का एक एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तब भी लर्निंग होती है। थॉमस अल्वा जो एडिशन था, उसने इतने एक्सपेरिमेंट किए तब जाके कहीं उसने बल्ब बनाया। तो क्या था? उसकी वो खोज थी, लेकिन खोज में लर्निंग भी छुपी थी ना। तो ये है आपका अधिगम जो है खोज करना है। मैं इसको मिटा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अधिगम एक लंबा टॉपिक है, मैं इसको सीरीज बनाऊंगा ब्रेक कर करके, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिगम सर्वांगीण विकास में सहायक है। 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 ये सर्वांगीण क्या होता है? सर्वांगीण का मतलब होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब लर्निंग होती है तो आपके अंदर डेवलपमेंट होते हैं कई सारे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है। जब आप सीखते हैं आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, सामाजिक परिवर्तन आता है,
आपके ब्रेन में परिवर्तन आता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, काम करने के तरीके बदलते हैं, तो आपका क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो अधिगम सर्वांगीण विकास में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अधिगम समायोजन में सहायक है। किसमें? मैं यहाँ लिख देता हूँ। अधिगम समायोजन में सहायक है। सिंपल बात है, जब आप अधिगम करते हैं, जब लर्निंग आपकी हो रही होती है, तो आप एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। जिसकी लर्निंग अच्छी होगी, जो एक अच्छा सीखने वाला होगा, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। भाई जिसकी लर्निंग करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग जाते हैं एक परिवेश से दूसरे परिवेश में आते, उन्हें ढलने में टाइम लगता। कुछ लोगों को मिक्सअप करने में टाइम लगता है, मिक्सअप होने में। ये उनका जिसकी लर्निंग अच्छी होती है, वो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, वहाँ के वातावरण में जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। तो कहा गया है अधिगम समायोजन में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अधिगम सतत प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। कैसी है? सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है। इसको डिफाइन मैं कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, इसमें आपको भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल बात है, मैंने बताया जब बच्चा जब पैदा होता है तब से वो एंड तक अपनी लाइफ, होल लाइफ सीखते रहता है कुछ ना कुछ। ये लाइफ टाइम चलता है सतत अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। कैसा होता है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण अधिगम उद्देश्यपूर्ण। अधिगम कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण, यानी उद्देश्यपूर्ण एवं, यहां लिख देता हूं, लक्ष्य निर्देशित। उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित का मतलब सिंपल है कि जब लर्निंग होती है तो उसका एक उद्देश्य होता है। जब भी आप किसी काम को करना ऐसे ही नहीं शुरू कर देते, आपके पीछे उद्देश्य होता है। आप बीटीसी क्यों कर रहे हैं? आप 2 वर्षीय पाठ्यक्रम क्यों कर रहे हैं? आप टेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आपको अध्यापक बनना है, यानी एक उद्देश्य है आपका। क्या टारगेट? व्हाट इज योर टारगेट? टू बिकम अ टीचर। तो ये आपका टारगेट है। तो इसी तरह से उद्देश्य है आपका ये। तो आपकी जो लर्निंग होती है कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण होती है और लक्ष्य निर्देशित होती है। जब आप तैयारी करेंगे तो आप सिलेबस होगा आपके पास, सारी कुछ सिस्टमेटिक चीजें होंगी आपके पास, कैसे जाना है, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। आपका लक्ष्य टारगेट सीधा वही दिख रहा होगा, जो भी पढ़ेंगे आप उसी टॉपिक का पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अधिगम बुद्धि में विकास करना है। क्या है? अधिगम बुद्धि में विकास करना है। अधिगम बुद्धि में विकास करना है, इसका मतलब समझे। सिंपल बात है, जब लर्निंग होगी तो आप सीखेंगे तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, भाई आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी। तो अधिगम क्या है? बुद्धि में विकास करना है। आप कुछ ना कुछ सीखते हैं तो आपका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, आपका मेंटल लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, तो आपका बौद्धिक विकास भी होता है जब लर्निंग आप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन मैं इसे ऐसे स्मार्ट बोर्ड की तरह यूज करता हूँ। अगर ये स्मार्ट बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड होता तो इस पर भी स्लाइड बनाता मैं, तब भी मैं स्क्रॉल करता। तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और लाइक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बताया उद्देश्यपूर्ण होता है, बुद्धि में सहायक होता है। अधिगम सदैव सकारात्मक नहीं होते। क्या? अधिगम सदैव सकारात्मक नहीं होते। अधिगम सदैव सकारात्मक नहीं होते। आप इसको ज्यादा डिटेल में नहीं, इतना समझ ले काफी है। मैंने आपको बताई विशेषताएं,
ये क्या आती हैं? दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। मैं लिख देता हूं। अधिगम को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आइए देखते हैं। पहला कारक है अधिगम को प्रभावित करने से पहला कारक है पूर्व अधिगम। क्या है? पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम का मतलब ये है कि सपोज करिए आपको साइकिल चलाना आती है, आपको साइकिल चलाना आती है और आपको बाइक सीखना है, तो आप टू व्हीलर का एक्सपीरियंस तो आपके पास है, एटलीस्ट आपको बैलेंसिंग आती है। तो जब कोई ऐसी चीज आप सीख रहे होते हैं, उसका उसका कहीं ना कहीं आपके पास एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, तो आप जल्दी सीख जाते हैं। तो क्या है? ये पूर्व अधिगम प्रभावित करता है अधिगम को। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका विषय वस्तु, यानी कंटेंट। विषय वस्तु, देखिए सिंपल सी बात है, अगर विषय वस्तु यानी कंटेंट जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपके लेवल का है, मेंटल लेवल का है, नीरस नहीं है, इंटरेस्टिंग है, तो आप जल्दी सीखेंगे, आपका इंटरेस्ट लगेगा, आप जल्दी सीखेंगे। और अगर विषय वस्तु सरल से अगर विषय वस्तु सरल से कठिन की ओर है तो सीखने में आसानी होगी। और अगर डिस्टर्बेंस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, उसकी भाषा शैली अच्छी नहीं है विषय वस्तु जो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत नीरस होगा, यानी आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, आपको सीखने में समस्या होगी और जल्दी आप नहीं सीख पाएंगे। तो क्या कहीं ना कहीं विषय वस्तु अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आराम से। नेक्स्ट है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य की भैया सीधी बात है कि आप ये बताइए कि अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती तो आप ट्यूशन नहीं जाते, क्लास करने नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते। होता है ना, आप तुरंत एप्लीकेशन लिख देते थे, अपने अपने टाइम में जाइए। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है वो काम नहीं करते, क्योंकि आपको पता हम यार वहाँ क्या करेंगे, बैठ के सिर दर्द हो रहा, सीख नहीं पाएंगे। तो सिंपल बात है, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लर्निंग अच्छी होगी, स्वास्थ्य डिस्टर्ब है तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी, यानी अधिगम में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है एक अच्छे अधिगम के लिए। कहते हैं कि जो हेल्दी माइंड होता है वो हमेशा हेल्दी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसीलिए शरीर को हमेशा हेल्दी बनाए रखिएगा अच्छी करने के लिए। फिर है आपका मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य मैंने क्या लिखा आपका? मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य मतलब ये है कि भैया सीधी सी बात है, पागल वागल तो जल्दी सीख नहीं पाएंगे। आप सुकून से हो, आपका मूड अच्छा हो और आप किसी प्रकार के शिकार ना हो मानसिक रूप से, जैसे सिर दर्द, माइग्रेन वगैरह, ये सब चीजें, चक्कर आना वगैरह। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आप चीजें अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप क्या है, सारी चीजें तो दिमाग का ही खेल है ना, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है इच्छा। क्या मैंने बताया? इच्छा। आपकी इच्छा नहीं है काम करने की, जिस काम को करने की इच्छा नहीं, जिस काम में इंटरेस्ट नहीं, यानी जिस काम में रुचि नहीं होगी। आप यहाँ पे रुचि भी लिख सकते हैं पब्लिक करके, आप मान लो रुचि भी नहीं है, जिस काम में रुचि नहीं होगी उस काम को करने की कभी इच्छा नहीं होगी, तो क्या है, वही काम आप जल्दी सीख लेते हैं। इस काम में आपका इंटरेस्ट होता है, किसी को कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हमने देखो कंप्यूटर साइंस में बीटेक करता है, एमटेक करता है, बहुत आगे निकल जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट के बस पे। उसकी लर्निंग किससे हुई है? एक इच्छा जाहिर की उसने, उसके अंदर से इंटरेस्ट आया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कह सकते हो आप, इच्छा और रुचि। अब आप बात करते हैं प्रेरणा। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन।
आप देखते हो कि यूट्यूब पे तमाम बहुत बड़े मोटिवेशन चैनल लोग एक से एक धड़ल्ले चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? आपके अंदर जोश जगाने के लिए। और ये फैक्ट है, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, आपको अध्यापक बनना है, सुपर टेट पास करना है, सी टेट पास करना है, जो भी बैरियर्स उसके होते हैं, चैलेंज को पार करना है। क्यों? क्योंकि आप तभी पार करेंगे आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे। कोई आपको कितना ही मोटिवेट कर दे, आपकी खुद की प्रेरणा आपको आगे ले जाती है। तो आप अगर प्रेरित हैं उस काम को करने के लिए तो जल्दी सीखेंगे। तो प्रेरणा का अधिगम पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और काफी इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थकान। आप कहीं सफर करके आ रहे हो, आपसे कह रहे हो भैया यार ये काम जरा सिखाओ मुझे कैसे होगा, और ये काम सीखना है, ये काम करना है, आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपकी लर्निंग नहीं होगी थकान में। थकान तो मैंने पहले ही बता दी, थकान में लर्निंग होती नहीं है, अस्थायी लर्निंग होगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा आप किसी तरीके से। थका हुआ आदमी शारीरिक रूप से अच्छा नहीं होगा, मेंटली फ्रेश फील नहीं करेगा, तो वो ऑलरेडी उसकी लर्निंग नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा, थकान भी अनुभव को प्रभावित करेगी। फिर है आपका, थकान के बाद हम आएंगे वातावरण पर। चलिए थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये हटा लेते हैं। वातावरण, वातावरण, आप किसी शोरगुल में रह रहे हो, पढ़ के देख लेना। कोई भी टॉपिक सीख रहे होंगे, मैथ लगाना, कोई क्वेश्चंस या कोई टॉपिक्स देख रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे, नहीं होगा। बहुत शोरगुल में सीखना नहीं हो पाता है, लर्निंग अच्छी नहीं होती। शांत वातावरण में लर्निंग अच्छी होती। तो वातावरण भी लर्निंग को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं आप, सीखने की विधि। क्या है सीखने की विधि? ये चकमा सीखने की सीखने की विधि। अब ये बताइए, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड दे दिया जाए तो ये इससे लर्न करो, आप नहीं में सरल विधि, जिस चीज की जितनी आसान विधि होगी बनाने की या जिस चीज को सीखने की, आप जल्दी सीखेंगे। तो सीखने की विधि भी जितनी आसान होगी उतनी लर्निंग अच्छी जल्दी होगी। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अब बात आती है, जो आठवां है आपका, वो है समय। क्या है? समय। रात में एक बजे कोई कह रहा है उठ के भैया सवाल है यार ये वाला समझा दो, आप समझाए नहीं तक नहीं, सीखना तो बहुत दूर रहा। अब यार रात में यार कोई मतलब है? तो इसका एक समय निर्धारित होना चाहिए, 7 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद छुट्टी हो जाए। देख लो, कोई कहे तुमसे 7 बजे 3 बजे तक पढ़ने के बाद 7 बजे से 2 बजे तक क्लास स्कूल में रहने के बाद, आप देखते होगे बच्चा समय जैसे जैसे जाता है, सुबह सुबह आप जाते हो बहुत फ्रेश फील करते हैं, क्लास बढ़िया तरीके से, जिसका लेक्चर लंच के पहले आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लंच के बाद स्कूल में क्या होता है या बीटीसी कॉलेज में क्या होता है, बोरिंग लगने लगता है सब कुछ, क्योंकि थकान हो जाती है, क्योंकि उबाऊ हो जाता है। तो एक समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज का एक टाइम पर्टिकुलर, 2 घंटे के बाद रेस्ट इंसान लेना पसंद करता है। तो क्या है, समय इफेक्ट करता है आपकी लर्निंग को। बहुत ज्यादा देर तक आप बैठे नहीं रह सकते, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, थक जाओगे। तो क्या हुआ, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब आते हैं, मैंने आपको सारे ये जो बताए थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे, जिनसे आपका अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आगे चलते हैं, सीखने के प्रकार। क्या है सीखने के प्रकार? देखिए, सीखने के 2 प्रकार हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट वन इज गद्यात्मक अधिगम, सेकंड संज्ञानात्मक अधिगम। क्या है? गद्यात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। मैंने क्या बताया, अधिगम 2 प्रकार के होते हैं, यानी सीखने के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है गद्यात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। अब हम बात करेंगे, ये जो संज्ञानात्मक अधिगम कह लीजिए, इसको संज्ञानवादी अधिगम कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप इसको, मैं लिख देता हूँ संज्ञानवादी या फिर संज्ञानवादी अधिगम। आइए जानते हैं गद्यात्मक अधिगम क्या होता है। पहले गद्यात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा होता है। हम कोई काम
सीखने के दौरान अपनी मांसपेशियों का उपयोग करें, अपनी कामेंद्रियों का उपयोग करें, हाथ पैर वगैरह चलाएं, तो ऐसे अधिगम को भी क्रियाएं करें किसी प्रकार की, तो ऐसे अधिगम कहलाते हैं गत्यात्मक अधिगम। इनको कई नाम से जानते हैं, आइए वो नाम देखते हैं। पहला नाम है क्रियात्मक अधिगम और दूसरा नाम है गामक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, तीसरा नाम है कमेंद्रीय अधिगम। कमेंद्रीय अधिगम, और इसको चौथे नाम भी देते हैं। मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ, किसी भी नाम, कोई भी नाम पूछ सकते हैं, वो ऑप्शनल नहीं। इसके ये जो नाम होते हैं, यांत्रिक, और फिफ्थ नाम है पेशीय। क्योंकि मैंने आपको बताया शरीर की मांसपेशियां भी यूज होती हैं। पेशीय अधिगम। तो क्या नाम है गत्यात्मक अधिगम को किन किन नामों से जाना जाता है? क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, कमेंद्रीय अधिगम, यांत्रिक अधिगम और पेशीय अधिगम। इसके कुछ उदाहरण है। साइकिल चलाना, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे मांसपेशियां वगैरह हाथ पर सब वर्क करते हैं। टाइपिंग करना, कंप्यूटर सॉरी क्या नाम, स्विमिंग करना, मतलब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आप फिट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, जिसमें आपके हाथ पैर शारीरिक गतिविधियां मौजूद हो, इन्वॉल्व हो, और आपकी गामक यानी गतिविधियां हो, क्रियात्मक और कमेंद्रियां वर्क कर रही हो। ठीक है, तो मैंने बताया, इसके एग्जाम्पल क्या है लिख देता हूं। साइकिल चलाना, टाइप करना, तैरना, और जो भी आप अपनी तरफ से समझ जाए, बस उस ऐसे अधिगम जिसमें हाथ पैर का यूज होता है, पेशीय अधिगम। अब नेक्स्ट आता है आपका संज्ञानवादी अधिगम। क्या है? संज्ञानवादी अधिगम। संज्ञानवादी अधिगम होता क्या है? संज्ञानवादी अधिगम जो होता है वो अधिगम होता है जो ब्रेन से स्टार्ट होता है, जिसकी लर्निंग, जिसमें ब्रेन का यूज होता है, तर्क का यूज होता है, तुलना का यूज होता है, समस्या समाधान का उपयोग होता है। इसीलिए इसको कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। और इसमें क्या यूज होता है? ब्रेन यूज होता है, मस्तिष्क होता है। तो हम एक चीज और आपको बता दें कि जो संज्ञानवादी अधिगम होता है वो मस्तिष्क से यानी आप ये समझ लीजिए ब्रेन, अगर मस्तिष्क ना समझ में आ रहा तो आप ब्रेन समझिए, ब्रेन से शरीर की ओर, ब्रेन से शरीर की ओर, यानी ये जो अधिगम होता है वो ब्रेन से शरीर की ओर चलता है। पहले दिमाग से शुरू होता है, शरीर पे जाके मतलब खत्म होता है। और जो आपका गत्यात्मक अधिगम होता है, गत्यात्मक अधिगम होता है वो उसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहले शरीर यूज होता है, साइकिल चलाने वगैरह और ये सब चीजें मैंने बताई। ये आपका शरीर से दिमाग या ब्रेन की ओर। मैंने क्या बताया? गत्यात्मक अधिगम जो होता है उसकी दिशा क्या होती है? शरीर से दिमाग की ओर, ब्रेन की ओर यानी मस्तिष्क की ओर। और जो समस्या समाधान मैंने बताया ब्रेन से शरीर की ओर होती है। अब आइए समस्या समाधान के जो उदाहरण है वो आप कह सकते हो गणित के सवाल लगाना।
ऐसा काम जिसमें ब्रेन का यूज हो, कवि, चिंतन करना, कहानी बनाना, ये सब क्या है, यहाँ ब्रेन का यूज हो रहा है। तो ये गणित के सवाल लगाना, चिंतन करना, कहानी बनना, योजना बनाना, प्लानिंग बनाने में क्या आप ब्रेन से सेट करते हो, माइंड में सोचते हो प्लानिंग कैसे क्या होनी चाहिए, तर्क करते हो, तो ये सब क्या है, ये सब आपका संज्ञानवादी अधिगम है। अब इसके बाद हम एक सेट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सपोज करिए आप एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट जिसमें रहते हैं, जगह लेते हैं रहने के लिए, और जब आप बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे नक्शे बनवाने के लिए। जो नक्शा तैयार करवाएंगे वो जाएंगे इंजीनियर के पास। इंजीनियर आपको नक्शा बना कर देगा। इंजीनियर आपको जब नक्शा बनाएगा वो क्या करेगा, वो सोचेगा कितने कमरे होने चाहिए, इतने 20 बाई 40 में कितने कमरे आ जाएंगे, कितने किधर लेटरिन किधर बाथरूम, ब्रेन का यूज करके एक नक्शा बनाएगा। वो क्या करेगा, संज्ञानवादी है, वो आपको नक्शा दे देगा। फिर आपको एक कुशल कारीगर चाहिए, कुशल मिस्त्री चाहिए उसको बनाने के लिए। वो अपनी क्रिया शारीरिक रूप से इन्वॉल्व होकर वो आपका पूरा मकान बनाएगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा। वो क्या करेगा, गामा का अधिगम। तो आपने देख लिया ना, शारीरिक क्रियाओं का जब अधिगम होगा तो गामा का अधिगम हो जाएगा, और संज्ञानवादी यानी चिंतन, ब्रेन का जहाँ यूज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उस इंजीनियर के लिए वो काम हो गया संज्ञानवादी अधिगम। और जो एक वर्कर था, जो यानी मिस्त्री था, लेबर थी, मिस्त्री, ये सब हो गए आपके गामा का अधिगम के उदाहरण। अब आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत, सीखने के दो सिद्धांत हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत को बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। इस सिद्धांत के जो समर्थक थे वो मानते थे कि जो सीखना होता है, उद्दीपक अनुक्रिया, जो सीखना होता है उसमें उद्दीपक और अनुक्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इसको कहते हैं संबंधवाद। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। इसके डिस्कशन हम आगे देंगे। और इसके जो समर्थक थे वो आपके थे, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए, थार्नडाइक, पॉवलोव, स्किनर। इनको, इनके जो सिद्धांत, इनके, इन्होंने अपनी थ्योरी दी है किसके अंतर्गत दी है, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, यानी संबंधवाद का सिद्धांत। तो मैंने क्या बताया, तो इसके जो समर्थक थे मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, पावलोव, थार्नडाइक और स्किनर। हल, गुथरी, जो भी थे मैं आप बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ये एक मतलब इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है। तो ये कौन लोग थे, व्यवहारवादी। क्या मानते थे, संबंधवाद को उन्होंने आगे रखा और कहा कि जो लर्निंग होती है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संज्ञानवाद, नेक्स्ट आपका है संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या है संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक थे जो इस सिद्धांत को मानते थे, उनका कहना था जो व्यक्ति की लर्निंग होती है वो सूझ से होती है, यानी उसके सामने कोई समस्या आती है तब वो अपने ब्रेन का यूज करके उस समस्या का समाधान करता है। तो वो मानते थे क्या, एकदम से आइडिया लाता है उसके दिमाग में, फिर वो सॉल्व करता है। तो इसको बोला गया गेस्टाल्ट। ये कहां से प्रभावित थे, गेस्टाल्ट के सिद्धांत से। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समग्र। समग्र यानी पूर्ण, मैं लिख देता हूं यहां, पूर्ण। समग्र का मतलब पूर्ण। और इसके जो समर्थक थे, जो मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट थ्योरी के समर्थक थे, वो आपके थे कॉफका, मैक्स वर्दीमर, कोहलर। क्या थे, कॉफका, मैक्स वर्दीमर, कोहलर। ये जो लोग
उसमें आपके बंडूरा का सामाजिक अधिगम वगैरह ये सब आता है। तो मैंने क्या कहा, ये जो कोफका, कॉलिमर, बर्गमर, ये वो लोग ऐसे थे जो उनका मानना था कि जो लर्निंग होती है वो हमारी सूझ के आधार पर होती है। तो वो संज्ञानवादी विचारधारा के थे। संज्ञानात्मक सिद्धांत इनकी वजह से टिका हुआ है, इन्होंने इसको फेवर किया, संज्ञानात्मक विचारों को, सिद्धांत को। ठीक है, और लर्निंग का मैंने बता दिया है। और इन सब सिद्धांतों को मैं एक एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत अलग अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साथियों, आपके सामने आज मैंने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था अधिगम, लर्निंग। हर भर्ती परीक्षा में, किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये आता ही आता है। आपसे उम्मीद करूंगा आपने वीडियो पसंद किया होगा। वीडियो अगर पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभकामनाएं।